हेलो डियर, कैसे हो आप? आज आपके कैपिटल गेट हेड में जो आपके एग्जाम्शंस क्लासेस चल रहे थे उसमें आज हम लोग डिस्कशन किया जाएगा एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54F। एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54F 54F। आखिर इस एग्जाम्शन की बात क्या है? सबसे पहली बात कि ये इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से कि जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो इस एग्जाम्शन से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात बता दूं आपको कि ये एग्जाम्शन मिलता किस एसएससी को है, तो जान लीजिए कि ये इंडिविजुअल एसएससी या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसएससी को ये एग्जाम्शन मिलता है। और ये खास बात कि ये किस सिलसिले में है, किस संबंध में है, तो ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एंड by are constructed a new residential house। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि आपने क्या किया, कोई एक आप कहीं से भी कैपिटल गेन आपने एनालाइज किया, कहीं से भी आपने कैपिटल गेन कमाया, और भी कैपिटल गेन कौन सा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एनी हाउ कहीं से भी आपने कमाया, और उस पैसे का इन्वेस्टमेंट यदि आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस को बाई किया या इस रेसिडेंशियल हाउस को कंस्ट्रक्शन किया, तो आपको ये एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54F के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल एसएससी और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एसएससी को मिलता है, बाकी किसी और एसएससी को नहीं मिलता है। तो इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है माय डियर, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है? लिखेंगे आप, कंडीशंस ऑफ एग्जाम्शन। पहला ध्यान दीजिएगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका पहला किसी एसेट से कहीं से भी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हों, बट नॉट रिगार्ड्स द रेजिडेंशियल हाउस, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। आप यहां लिखेंगे अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। भाई अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस बेचा था पहले और रेसिडेंशियल हाउस बाई किया, तो ये आपको मालूम है कि एग्जाम्शन 54 का आप यहां पे लागू होगा। वो 54F तभी लागू होगा जब आपने कहीं से भी रेजिडेंशियल हाउस बाई किया, लेकिन रेजिडेंशियल हाउस बेच के रेजिडेंशियल हाउस यदि बाई किया तो ये एग्जाम्शन F नहीं लागू होगा, तो 54 का एग्जाम्शन लागू होगा वहां पे। आप जान लें कि आपका ये कैपिटल गेन कौन सा, जो पिछला अभी आपके पास जो कैपिटल गेन अराइज हुआ ज्वेलरी से, लैंड से या एनी हाउ कहीं से भी आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज किया, लेकिन वो रेसिडेंशियल हाउस से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज नहीं होना चाहिए। और फिर उस पैसे को क्या किया आपने, एक रेसिडेंशियल हाउस बाई कर लिया या कंस्ट्रक्शन कर लिया रेसिडेंशियल हाउस का, लेकिन कंडीशन 2A है, एसएससी हैव नो एनी अदर रेसिडेंशियल हाउस। माय डियर, एसएससी के पास कोई और रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए, उसने जो तब जाके एग्जाम्शन मिलेगा आपको, नहीं तो आपके पास कोई और रेसिडेंशियल हाउस है और आपने एक और रेसिडेंशियल हाउस कैपिटल गेन का जो टैक्सेबल इनकम था उससे बचने के लिए यदि आपने ये करारनामा किया है तो आपको नहीं मिलेगा। आपके नाम से यानी एसएससी के नाम से कोई और रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए, यानी जब उसने ये एसएससी ने रेजिडेंशियल हाउस बाई किया तो जाके ये एग्जाम्शन उनको मिलेगा। चलिए अब थर्ड केस क्या बनते हैं माय डियर,
if SAC purchase a new residential house within 1 year before the date of transfer of old assets and after 2 years within 2 years and within 2 years after the date of ट्रांसफर ऑफ ओल्ड एसेट्स। माइडियम मैं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाना चाहता हूं, चले समझे। आपने कोई ओल्ड एसेट आपने बेची, ओल्ड एसेट्स एक जैन 2020 को अपनी ओल्ड एसेट बेची और इसके पहले से 1 ईयर्स के ड्यूरिंग आपने कोई नया रेसिडेंशियल हाउस बाई किया या आफ्टर 2 ईयर्स के विद इन आपने कोई नया रेसिडेंशियल हाउस बाई किया, तो आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगा माय डियर, तो आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगा। नहीं समझे? आपके ट्रांसफर का डेट, आपके एसेट्स का ट्रांसफर डेट 1 जनवरी 2020 है। इसके पहले कौन सा एसेट ट्रांसफर, जहां से भी आपने कैपिटल गेन अराइज किया जिससे आपको छूट मिलने वाला है, वो आपने कब कमाया? आपने कमाया 1 जनवरी 2020 को। तो इसके पहले 1 ईयर के विद इन या आफ्टर 2 ईयर्स के विद इन आपने क्या किया? कोई नया रेजिडेंशियल हाउस बाई कर लिया, कोई नया रेजिडेंशियल हाउस आपने परचेज कर लिया, तो ये एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। चलिए डियर, देखो आपने एसेट को ट्रांसफर कब किया? आपने एसेट्स को 1 जनवरी 2020 को ट्रांसफर किया। तो मैंने बताया आपसे कि ध्यान दो, इसके 1 ईयर विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर विद इन, ध्यान दीजिएगा। तो यदि आपने क्या किया, परचेज ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस, आपने कोई नया रेसिडेंशियल हाउस कब कंस्ट्रक्शन किया भाई? आपने ये कंस्ट्रक्शन जब आपने कैपिटल गेन कमाया। कौन सा कैपिटल गेन कमाया? जो टैक्सेबल होने वाला था, उससे बचने के लिए आपने, आपके पास कोई मकान भी नहीं था, तो आपने क्या किया? एक मकान बाई किया या एक मकान बाई किया या एक मकान बनवाया। यानी कि सेकंड नेक्स्ट कंडीशंस आपका था कि इफ एसएसी कंस्ट्रक्टेड a new residential house within 3 years after the date of ट्रांसफर। यानी कि ट्रांसफर की डेट, मान लो आपका ट्रांसफर डेट 1 जनवरी 2020 था, तो इसके बाद यानी 3 इयर्स के अंदर, भाई मकान तो ऐसा है नहीं कि आपने ईंट लगाई और मकान बन के रेडी हो गया। मकान के लिए आपको टाइम चाहिए बनवाने के लिए। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है माय डियर कि आप इस पैसे को, किस पैसे को, जो ये ट्रांसफर किया था आपने और कैपिटल गेन अराइज किया था, वो टैक्सेबल जो होने वाला था, इस पैसे को क्या करें? आप एक नया रेजिडेंशियल हाउस बाई कर लो। भाई बाई किया तो 2 साल का टाइम दिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए उस डेट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको 3 साल का समय दिया हुआ है कि आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर यू कैन कंस्ट्रक्ट ए न्यू रेजिडेंशियल हाउस एंड इन दिस केस यू कैन गेट द एग्जेम्पशंस ऑफ अंडर सेक्शन 54F। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब देखो ये आपके कंडीशंस थे। क्या कंडीशंस थे भाई? पहले बात तो आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए जो आपने सेल किया था कोई भी एसेट, लेकिन बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं। सेकंड आपने बात की कंडीशंस कि एसएससी के पास कोई और रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए उसके नाम से। थर्ड बात की कि उसने एक रेजिडेंशियल हाउस
ट्रांसफर, पुराना जो कैपिटल गेन कमाया उस डेट के, जिस डेट को उसने उस एसेट्स को ट्रांसफर किया था, उसके विद इन 1 ईयर बिफोर एंड आफ्टर 2 ईयर में कोई नया रेजिडेंशियल हाउस बाई कर लिया, या 3 साल के अंदर ट्रांसफर के डेट के, पुराने कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर के डेट के 3 साल के बाद के अंदर में ही उसने एक नया मकान बनवा लिया, तो ये एग्जेम्पशन 54 का आपको यफ का मिलेगा। चलो अब देखो भाई, ये देखो 1 जनवरी 2020 को आपने क्या कमाया, कैपिटल गेन कमाया था। अब देखो आपका आ गया 31 मार्च 2020, ठीक है। इसके बाद आईटीआर फॉर्म फाइल करने का डेट आ गया 30 जून 2020। अब ये सब आईटीआर फाइल करने के डेट इंडिविजुअल्स के आ गए, और आपने क्या किया, कैपिटल गेन का पैसा जो कमाया था आपने, कैपिटल गेन का पैसा, वो अभी तक आपने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया। जब ये कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो जाहिर सी बात है भाई, चलो इस डेट को आपने 50 लाख का कमाया था, 50 लाख का आपने क्या किया, एलटीसीजी एराइज हुआ, और उस एसेट्स को जिसको बेचा था आपने ना, उसका नेट कंसीडरेशन आपको मिला था 80 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा, जो पुरानी एसेट बेची थी उसका नेट कंसीडरेशन था 80 लाख रुपए। अच्छा, इसमें जो है 50 लाख रुपए आपने एलटीसीजी का कमाया था। मैंने एग्जांपल्स दिया आपको, आप इस एग्जांपल्स को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो नेट कंसीडरेशन आपने पाया था ना एसेट का, मैं यहां पे लिख देता हूं कि उस एसेट का, किस एसेट्स का, जो भी पुराना एसेट बेचा था उसका नेट कंसीडरेशन आपने कमाया था माय डियर 80 लाख, और आपने 50 लाख का एलटीसीजी जनरेट किया था। वहां पे आपने एलटीसीजी जनरेट किया इतना, कितना, 50 लाख। अब देखो डियर, आपको कब एग्जेम्पशन मिलेगा, कब एग्जेम्पशन मिलेगा, आपने यदि कोई नया एसेट बाई कर लिया तो एग्जेम्पशन, क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन की बात कर लेते हैं, लिखे क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन। छोड़िए, हम लोगों का जो क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन होगा ये इस पे बात कर लेते हैं। ये चीज ध्यान देना कि लिखेंगे क्वांटम ऑफ exemption if cost of new residential house is higher than net consideration of old asset। आपके नए मकान की लागत ना, आपके नए मकान की लागत क्या है कि पुराने कंसिडरेशन, ये देखो मैंने यहां पे लिखा है कि पुराने कंसिडरेशन से यदि ज्यादा है, इफ हायर देन नेट कंसिडरेशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, इन दिस केस द होल अमाउंट ऑफ एलटीसीजी विल बी एग्जेम्प्ट। चलो कैसे भाई, आपको कहें कि कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस 70 लाख है, सॉरी 90 लाख है। एक केस में अगर हम कहें कि कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस इज 90 लाख, तो ओल्ड कंसिडरेशन कितना है, ओल्ड कंसिडरेशन आपने जो कमाया है बेटा वो 80 लाख का कमाया है। इन दिस केस एलटीसीजी कितना था आपका, 50 लाख का था, 50 लाख का था, तो ये आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ये 50 लाख आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा कि ले जाओ भाई, आपके लिए छूट है, क्योंकि नए मकान की लागत, जो न्यू मकान, जो न्यू रेजिडेंशियल हाउस आपने बाई किया है, या जो उसकी कॉस्ट है वो आपके पुराने कंसिडरेशन से यानी 80 लाख से ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, यदि कंडीशंस ये नहीं बनता, कंडीशन ये बन जाता है कि कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, सेकेंड केस
फर्स्ट केस देख लिया आपने, सेकेंड केस, इफ कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, कैसा हाउस भाई, रेसिडेंशियल होना चाहिए, नोट कर लो, रेजिडेंशियल हाउस इज लेस देन ओल्ड कंसिडरेशन। मैं क्लियर वर्ड में लिख रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल समझ में आए। ओल्ड कंसिडरेशन से कम है, लेस देन ओल्ड कंसिडरेशन। इन दिस केस exemption allow of 54F as following। कैसे इनको एग्जेम्पशन मिलेगा भाई, चलो देखते हैं। लिखेंगे एग्जेम्पशन 54F क्या है भाई, लिखेंगे कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस अपॉन नेट कंसिडरेशन ऑफ ओल्ड एसेट। चलो लेटस कर लेते हैं, लेटस न्यू हाउस का जो कॉस्ट है, इनके न्यू हाउस का जो कॉस्ट है वो 60 लाख है, नए मकान की लागत 60 लाख है। लेटस न्यू हाउस कॉस्ट 60 लाख। तो क्या मिलेगा, कैपिटल गेन कितना आपका, कैपिटल गेन 50 लाख का आरडीएफ, न्यू कॉस्ट कितना है 60 लाख है, और कंसिडरेशन कितना था 80 लाख था। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, जो एग्जेम्पशन मिलने वाला है अंडर सेक्शन 54F के अकॉर्डिंग 50, तो ये आपका 37,50,000, कितना 37,50,000 अब आपको एग्जेम्पशन मिलना है, यानी 37,50,000 रुपए तक एग्जेम्पशन मिलना है। तो आपका कैपिटल गेन कितना आ रही है, LTCG आपका 50 लाख का था, आपको लेस एग्जेम्पशन कितना फाइंड किया अंडर सेक्शन 54F के अकॉर्डिंग 37,50,000। जो बैलेंस आएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा 12,50,000। दैट इज क्लियर। आई होप कि आपको एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F का अच्छे से समझ में आया होगा। तो माय डियर 54F में खास बात है कि यदि आपका कंसिडरेशन, ध्यान दीजिएगा, कंसिडरेशन नए मकान की लागत से ज्यादा है तो प्रोपोर्शनेट होगा, और यदि कंसिडरेशन ओल्ड कंसिडरेशन कम है तो होल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एज ए 50 लाख विल बी exempt अंडर सेक्शन 54F। It is a quantum of exemption. There are two conditions. First, when cost of new house is higher than the net consideration, the whole amount of capital gain 50 lakh will be exempt. And if the new cost of residential house is less than old consideration, in this case the exemption will be as a proportionate, like कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस अपॉन नेट कंसिडरेशन ऑफ ओल्ड एसेट्स। तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। चलिए देखते हैं और जो इसके प्रोविजंस है उसके विषय में बात किया जाए। देखो डियर, इनकम टैक्स जो है आपको काफी जो प्रोविजंस देता है कि आप अपने टैक्स का प्लानिंग कर लें और अपने टैक्स से बच जाएं। तो आपने क्या किया, आपने एक न्यू रेसिडेंशियल हाउस बाय कर लिया या कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो आपने क्या किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका 50 लाख का राइज हुआ था उसमें 37,50,000 रुपए का आपने छूट पा लिया। लेकिन यदि ये आपका काम गवर्नमेंट को चूना लगाना मतलब कि आपको गवर्नमेंट को धोखा देना हो, आपने रेजिडेंशियल हाउस को बाई कर लिया 37,50,000 रुपए, 37,50,000 से आपने टैक्स को बचा लिया, लेकिन within 3 years after the date of purchase of new residential house to save the टैक्स से बचने के लिए आपने एक नया मकान ले लिया, उसको 3 साल के अंदर बेच दिया। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जिस साल आप बेचेंगे तो ये पुराना वाला जो आपने 37,50,000 रुपए का एग्जेम्पशन पाया था ना, वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा भाई, सरकार को आप चूना लगाना चाहते हो,
सरकार ने आपको छूट दी थी कि आपके पास कोई नया रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, आप यहाँ रेजिडेंशियल हाउस बनवा लो या ले लो, हम आपको छूट देते हैं 54F के अकॉर्डिंग। अच्छा, आपका काम क्या था कि जो पुराना कैपिटल गेन था 50 लाख रुपए, उसने आपने इन्वेस्ट किया, चाहे 37,50,000 रुपए का प्रॉफिट का टैक्स से बचा लिया हो, या आपने 50 लाख रुपए ही कंप्लीटली बचा लिया हो, लेकिन 3 साल के अंदर आप उस मकान को बेच देते हो, सरकार को बेवकूफ बनाना चाहते हो। तो देखो, सरकार या टैक्स एक्ट इतना बेवकूफ नहीं है। आपने जिस साल आप उस मकान को 3 साल के अंदर अगर बेच दोगे, तो उस साल का वो LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? जो आपको छूट मिला था, जो आपको 54F के अकॉर्डिंग छूट मिला था ना, वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों होगा? क्योंकि आपने 3 साल के अंदर में ही बेच दिया, और उस साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रीट किया जाएगा जिस साल आपने उस मकान को बेचा है 3 साल के अंदर में। तो लिखेंगे कंडीशन, सिर्फ एसएससी सोल्ड या ट्रांसफर इफ एसएससी ट्रांसफर द new residential house within 3 years after the date of purchase. In this case, the exempted, अब चाहे जितना एग्जेम्प्ट हुआ, exempted amount will be taxable as a LTCG। और मालूम है, ये LTCG ट्रीट किया जाएगा उस साल का, न कि STCG। और भी आपने जितने भी इसके पहले के एग्जाम्शन देखा कि आपका डिडक्शन एग्जाम्शन कैंसिल होता था तो ये STCG ले लिया जाता था, नहीं, लेकिन ये LTCG ट्रीट किया जाएगा। और साथ ही साथ यदि आपने कोई प्रॉफिट कमाया, नए मकान को जो बेचा उससे यदि कोई प्रॉफिट कमाया, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका जो है कैपिटल गेन हेड के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने क्या किया, 90 लाख का हाउस बाई किया था या परचेज किया था, और 50 लाख का एग्जेम्पशन पाया था। याद कीजिए, अंडर सेक्शन 54F के अकॉर्डिंग, 54F के अकॉर्डिंग आपको 50 लाख की छूट मिली थी, और वो मकान आपने बाई किया था 90 लाख का। 3 साल के अंदर में आपने ये मकान सेल किया, सेल विद इन 3 years आपने 100 लाख का, यानी कि 1 करोड़ में ये मकान बेच दिया। तो ध्यान देना भाई कि ये 50 लाख रुपए यानी उस साल का LTCG, ये आपका जो कैंसिल हो रहा है ना, ये 50 लाख रुपए तो उस साल का टैक्सेबल इनकम मान लिया जाएगा। तो ये देखो, आपने 90 लाख का बाई किया था, तो यहाँ पे 10 लाख की प्रॉफिट कमाई आपने। ये 10 लाख की जो प्रॉफिट कमाई, ये STCG उस साल का ट्रीट किया जाएगा 10 लाख का, क्योंकि आपने इसे 3 साल के अंदर में बेच दिया है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं, 1 लाख में से आपका 50 लाख रुपए तो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका, बचा 50 लाख रुपए। अच्छा, आपने 90 लाख का जो प्रॉफिट कमाया डियर, या आप सीधे, ज्यादा कंफ्यूज होने से अच्छा है कि ये आपका 10 लाख की प्रॉफिट है, ये STCG ट्रीट की जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने 3 साल के अंदर ही मकान को बेच दिया। आपके मकान की लागत कितनी है? 90 लाख है। 90 लाख है, 100 लाख में बेचा है, यानी 100 लाख में आपने इसे सेल किया है, तो 10 लाख की आपकी प्रॉफिट होती है, ये 3 साल के अंदर की STCG, यानी कि 50 लाख कैंसिल प्रॉफिट हो गया, और STCG आप दोनों उस साल की इनकम माने जाएंगे। और जिस साल ये बेचे गए हैं उसके अगले साल, अगले असेसमेंट ईयर में इस तरह से ये टैक्सेबल हो जाएंगे। दैट इज क्लियर माय डियर। चले, तो ये समझने वाली बात होगी, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए इसके विषय में बात कर लिया जाए। देख, आपने ओल्ड मकान, आपने ओल्ड प्रॉफिट, ये 50 लाख की जो LTCG कमाया था,
1 जनवरी 2020 को ट्रांसफर किया था, याद कीजिएगा। और ये आपका प्रॉफिट हुआ था, मैंने इस पे बात किया हुआ था आपसे। होता क्या है डीएफ, आपने क्या किया मालूम है, आपके आईटीआर फॉर्म का डेट आ गया, आपके आईटीआर फॉर्म का क्या हुआ, डेट आ गया, और इस पैसे को आपने नए मकान के लिए न तो नया मकान बाई किया, न तो कंस्ट्रक्शन आपने कंप्लीट किया, जाहिर सी बात है। और आपने क्या किया, आईटीआर फॉर्म डालने का डेट आ गया, तो अब तो इनकम टैक्स एक्ट को चूना नहीं लगा सकते हो भाई, आपके खाते में 50 लाख रुपए की प्रॉफिट दिख रही है, तो ये आईटीआर फॉर्म में आपको मेंशन तो करना होगा, आई हैव ए प्रॉफिट ऑफ 50 lakh फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड but I cannot use the particular amount if you show the in your ITR form that in this case, अब क्या होगा भाई, आपने आईटीआर फॉर्म में इसको तो दिखाना ना 50 लाख रुपए को, इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा 20% की इस पे एलटीसीजी टैक्स दो और 4% का एजुकेशन सेस दो, कितना। अब आईटीआर फॉर्म डालने का डेट आ गया, अपने आईटीआर फॉर्म में इसको दिखाओगे तो इनकम टैक्स अधिकारी बोलेगा कि वो 50 लाख पे 10 आपका 20% एलटीसीजी पे टैक्स लाओ, 1 लाख 4% एजुकेशन से 40 लाख रुपए, 40,000 रुपए, यानी 10,40,000 का आप मुझे टैक्स दो। अब देखो यार, आपने क्या किया, आपको टैक्स से बचना था, आपके सामने समस्या आ गई, तो आईटीआर फॉर्म दाखिल होने से पहले ही आपने एक काम किया, क्या काम किया, आपने सीजीडीएस कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम 1988 के अकॉर्डिंग आपने एक किसी नेशनलाइज बैंक में अकाउंट ओपन किया। आप अपने इनकम टैक्स वकील से मिलते हो, यार मेरे पास 50 लाख रुपए है, मैं इसको करूं क्या, एलटीसीजी का पैसा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, वो तो टैक्स ले लेगा 20% प्लस 4% एजुकेशन से लेगा। वकील आपसे बोलता है सुनो यार, यानी वकील आपको सलाह देता है कि सुनो यार, इस पैसे को तुम क्या करो ना, कैपिटल गेन स्कीम डिपॉजिट स्कीम में डिपॉजिट कर लो, एक अकाउंट खोल लो बैंक में, किसी भी नेशनलाइज बैंक में अकाउंट खोल लो, इस पैसे को आप वहां पर डिपॉजिट कर लो, और फिर क्या है, आप 3 साल के लिए चैन की बंसी बजाओ, 3 साल में आप अपना मकान उस पैसे से, उस खाते से पैसा विड्रॉ कर लो और अपने मकान बनवाओ, दैट इज क्लियर। यानी कि आपको कैपिटल गेन स्कीम में पैसा जमा कर लो, और देखो 3 साल के लिए आप निश्चिंत हो जाओ, सो जाओ, कोई बात नहीं है, 3 साल तक आप उसमें से पैसे निकालते रहो, अपना मकान बनवाते रहो, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये छूट दिया हो, दैट इज ए पर्टिकुलर स्कीम, द कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम 1988 के अकॉर्डिंग। तो आप क्या कर लो भाई, ये सेकेंड, इस 50 लाख का जो दूसरा, पहला क्या था, या तो आप एक नया मकान बनवा लो या एक नया मकान बाई कर लो, या तो उस पैसे को कैपिटल गेन स्कीम में डिपॉजिट कर लो, डिपॉजिट कर लिया, एसएससी कैन डिपॉजिट सेकेंड स्कीम, फर्स्ट तो मैंने नया मकान, एसएससी कैन डिपॉजिट द एलटीसीजी इन CGDS 1988 टू ओपन एन अकाउंट, आप एक अकाउंट खोल लो, आपको छूट मिल जाएंगे। एसएससी कहता है वो बहुत बढ़िया बात है भाई, अब क्या है, 3 साल के लिए आपको छुट्टी मिल गई, लेकिन डीआर 3 साल बीत गए, आपने उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो जिस साल ये पैसा विड्रॉ करोगे ना, उस साल का ये एलटीसीजी माना जाएगा और अगले साल टैक्स लगाएगा। यानी जब ये पैसा विड्रॉ किया जाएगा, जब भी आप जिस प्रीवियस ईयर में, जिस भी ईयर्स में आप विड्रॉ करते हो, तो उस साल की ये एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कान खोल के सुन लो, एलटीसीजी ट्रेड किया जाएगा और ये टैक्सेबल होगा अगले असेसमेंट ईयर में। लेकिन 3 साल आप चैन की बंसी बजा सकते हो, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट ने सीजीडीएस स्कीम के अकॉर्डिंग आपसे बोला है कि किसी भी नेशनलाइज बैंक में आप एक अकाउंट ओपन करो, उस पैसे को वहां पे जमा कर लो, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं 54F के अकॉर्डिंग बचने के टैक्स से। पहला क्या, नया मकान बनवा लो या नया मकान बाई कर लो, या तो उस पैसे को कैपिटल गेन स्कीम में जमा कर लो। ओके, सो डियर, ये 54F का एग्जाम्पशन था। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से पसंद आया होगा। तो आपसे मिलते हैं और सारे भी एग्जाम्पशंस के विषय में हम लोग डिटेल स्टडी किया जाएगा, इसका एक समराइज भी किया जाएगा क्लास के लास्ट तक। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। ओके, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।